बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम करेंगे अपना जो चैप्टर हमने शुरू किया था ये 12th का वैद्युत चुंबकत्व का। इसका आज हमें लास्ट लेक्चर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर ये सेकंड लास्ट लेक्चर भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 डेरिवेशन बचे हैं इस चैप्टर के, जो कि है 2 समांतर लंबे तारों के बीच में लगने वाला बल का व्यंजक और उनके बीच में लगने वाले बलागुण का व्यंजक। तो ये 2 व्यंजक बचे हैं और इसके बाद कुछ इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, इस लेक्चर में हमारे लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और 2 बहुत इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन करने वाले हैं। पहला डेरिवेशन जो होने वाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला डेरिवेशन है 2 समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले बल का व्यंजक। अच्छा देखिए, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस चित्र पर ध्यान से पीछे देखिएगा जरा। इस चित्र में क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 तार हैं, एक तार PQ है, दूसरा तार है RS। ये 2 समांतर तार हैं। अब चूंकि ये दोनों समांतर तार हैं तो हम कर क्या रहे हैं, दोनों में अलग अलग धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पहले तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम I1 मान रहे हैं, दूसरे तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम I2 मान रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों तार हमने ऐसे खुले में वायु में रख दिए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, यानी कि स्मॉल r है। अच्छा ठीक है, देखिए अब क्या होगा, जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, आवेश में परिवर्तन, और आवेश के परिवर्तन के कारण उसमें मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया है कि अगर किसी तार में आपने धारा प्रवाहित कर दी है तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ जैसे ही हम PQ वाले तार की बात करेंगे तो जैसे इसमें I1 धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हमने नाम दे दिया B1 या B कह लीजिए। अब इसी तरीके से जब हम दूसरे तार यानी कि RS में भी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे हमने क्या दिया B2। अब देखो होगा क्या, चूंकि दोनों तारों के बीच में दूरी बहुत कम है, स्मॉल r इनके बीच की दूरी है, तो ये दोनों जो दूरी होगी इसमें क्या होगा, कई बार क्या होगा, इन दोनों तारों में धारा की दिशा पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे, अगर दोनों तारों में धारा की दिशा समान हो जाएगी तो होगा क्या, दोनों तारों में देखिए, आप पहले चित्र को जरा गौर फरमाइएगा। पहले चित्र में दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, I1 भी ऊपर की तरफ जा रही है और I2 भी ऊपर की तरफ जा रही है, बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म है, स्मॉल r। अच्छा होगा क्या, जब पहले धारा होगी, पहले वाली धारा के कारण दूसरी वाला जो तार होगा उस पर एक बल आकर्षण का अनुभव करेगा, और जो दूसरा वाला तार होगा उसके कारण पहले वाले तार पर एक आकर्षण का बल अनुभव करेगा। तो जो ये बल होंगे ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण के बल है। इसीलिए जब भी धारा की दिशा एक समान होगी, यानी कि I1 और I2 की दिशा एक ही दिशा में होगी, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तब जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का बल होगा। और कहीं उसके विपरीत अगर हम चित्र नंबर 2 की बात करें तो इस चित्र नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा, पहला तार PQ है, उसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, दूसरा तार RS है, उसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ है। अब हो क्या रहा है, जब पहले वाले तार में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो पहले वाले तार के कारण दूसरे वाले तार पर एक बल लगेगा, लेकिन उस बल में क्या हो रहा है, धारा की दिशा नीचे की तरफ होने के कारण वो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। ठीक, अब इसी तरीके से जब नीचे वाला दूसरा वाला तार हमारा RS है, इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो इसके कारण पहले वाले तार यानी कि PQ पे भी एक बल लगेगा, लेकिन वो बल क्या होगा, उनकी दोनों की धाराओं की दिशा अलग अलग होने के कारण वो बल भी क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। तो इसलिए चित्र में आप ध्यान से देख पा रहे हो कि पहले वाले चित्र में जो F की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ दिखाई गई है और दूसरे वाले चित्र में जो F की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ दिखाई गई है। चित्र क्लियर हुआ? ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि माना तो लंबे रेखीय तार है PQ और RS हैं, एक दूसरे से समांतर वायु में रखे हुए हैं, पास पास दूरी पर, स्मॉल r दूरी है, बहुत कम दूरी है, वो स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। जब इन दोनों तारों को विद्युत धारा प्रवाहित इनमें करेंगे तो होगा क्या, इन धारा के कारण उनमें क्या होगा, चुंबकीय बल लगने लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार, लॉरेंज के बल के अनुसार इन पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव होगा। अब यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है कि यदि धारा की दिशा एक ही दिशा में होती है तो बल जो होगा वो आकर्षण का होगा, और यदि धारा की दिशा विपरीत दिशाओं में है तो बल जो होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। इसका मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है कि अगर धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो बल कहाँ लगेगा, बल भैया दूसरी धारा की दिशा नीचे की तरफ है तो दोनों प्रतिकर्षण का हो जाएगा, और अगर दोनों ऊपर की तरफ है या दोनों नीचे की तरफ है तो बल आकर्षण का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा है, एक छोटा सा टॉपिक्स अपनी तरफ से क्या कर रहा है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो चालक तार थे PQ और RS, इसमें पहले वाले में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I1 है और दूसरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। अब ये जो चालक हमारा PQ है, इसमें धारा I1 के कारण होगा क्या, जो दूसरा चालक RS है उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है दूसरे वाले चालक पर काम कर रहा है। ध्यान से सुनना इस वाली लाइन को, पहले वाले तार PQ के कारण दूसरे PQ में बहने वाली इस धारा I1 के कारण दूसरे चालक तार RS पर एक चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। अब चूंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये काम एक्चुअली में दूसरे वाले तार पर कर रहा है, लेकिन इसलिए B2 होना चाहिए था, बट ये काम कर किस वजह से रहा है, तो ये चुंबकीय
चित्र उत्पन्न PQ की वजह से हो रहा है, यानी कि पहले वाले तार की वजह से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा B1 बराबर और μ0/2πi/r। ये कहाँ से आया है? तो ये हमने लास्ट वीडियोस में अपने डेरिवेशन किया था। एक लंबे यजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अवेलेबल, उसमें देख लीजिए जा करके। तो लंबे यजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो है B बराबर μ0/2π, जो कि कांस्टेंट होता है, और I/r। अब देखो यहाँ B1 क्यों लिया है? क्योंकि PQ के कारण हो रही है धारा, ठीक है, और PQ में बहने वाली धारा क्या है? I1 के कारण ही दूसरे वाले चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है, यानी कि दूसरे वाले तार RS में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इसलिए B1 बराबर हो गया μ0/2πi/r। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि B1 की दिशा जो है वो नीचे की ओर है, लंबवत होगी। अब आप चित्र को ध्यान से फरमाइएगा, चित्र बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है चित्र। आप मुझे वो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, ये लगने वाले बल की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है? आप मुझे इतना देख के बताइए। चित्र नंबर 2 पे ध्यान से देखना, हम चित्र नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चित्र नंबर 2 जिसमें जो RS वाला हमारा तार है उसमें बहने वाली धारा I2 है, और ये जो धारा I2 है ये पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है B1, क्योंकि पहले वाला तार PQ है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है दूसरे तार में वो है B1, जो कि है μ0/2πi/r। इसकी दिशा और जो हमारी धारा I2 है, इन दोनों की दिशा परस्पर लंबवत है या नहीं है? आप देख के बता, चित्र ही देख के बता लो यार। आप चित्र में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि धारा नीचे की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर की तरफ लग रहा है, तो कोण इनका ऐसे बनना है। देखो ध्यान से, ऐसे बनना है कोण इनका। वाला कोण कौन सा होता है? ऐसे वाला कोण होता है 90 अंश का। 90 अंश का मतलब होता है लंबवत, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ठीक है, अब देखो आपके पास B1 मिल चुका है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल चुकी है। अब एक बात बताओ मुझे, पूरा का पूरा प्रोसेस चल गया है। चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है? लोरेंज बल होता है। हमने लास्ट डेरिवेशन ही पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तब उस पर एक बल लगेगा, उसको क्या कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं। तो बस लोरेंज बल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और उसमें B1 और थीटा की जगह 90 पुट करने वाले हैं। देखते हैं क्या डेरिवेशन आता है, भाई बल क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण जो RS तार है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया। चित्र देखिए, सेकंड वाले डायग्राम में हमने जो RS वाला तार है, सेकंड वाले डायग्राम का जो दूसरा तार है RS, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसकी लंबाई हम लोग मान रहे हैं डेल्टा L है। ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे हो क्लियरली कि इसकी लंबाई डेल्टा L है। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी छोटे से पार्टिकल पर चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है वो होता क्या है? बेसिकली आप मुझे जवाब देंगे कि वो होता है सर डेल्टा F बराबर IBL या IDB L साइन थीटा। सिंपल ये होता है। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना, ये जो dB है ये दूसरे वाले तार पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरे वाले तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? पहले वाले तार की वजह से, जिसमें हमने अभी थ्योरी में लिखा है कि उसको हम क्या कहेंगे? B1 कहेंगे। अब ये जो छोटा सा हमारा जो तार है पूरा का पूरा RS, एक छोटे से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसकी लंबाई डेल्टा L ली है। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा? डेल्टा L हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले तार RS में बहने वाली धारा कितनी है? तो इसका मान है I2, तो इसकी जगह पे क्या जाएगा? I की जगह I2 हो जाएगा। तो ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं, ये बताइए मुझे। देखिए ध्यान से सुनना, बल होता है डेल्टा F बराबर IBL साइन थीटा, ये बल होता है। ठीक है, ये होता है F बराबर IBL साइन थीटा, पूरे के पूरे क्षेत्र में लगने वाला जो बल है। लेकिन हम यहाँ पे इस B का मतलब होता है पूरा चुंबकीय क्षेत्र, इस I का मतलब होता है बहने वाली कुल धारा, और इस L का मतलब होता है टोटल लंबाई। लेकिन यहाँ तो ऐसे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम एक छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो लंबाई डेल्टा L हो गई, जिसमें बहने वाला जो धारा है वो I2 है, तो इसलिए I की जगह I2 रिप्लेस हो गया। अब जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पहले वाले तार में बहने वाली धारा के कारण हो रहा है, इसको हमने B1 कहा है, तो B1 बराबर यहाँ पे B की जगह B1 हो गया। अच्छा देखो, अब हमने लास्ट में अभी लिखा था कि B1 बराबर क्या था? B1 बराबर हमने लिखा था कि तार के कारण बहने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है तार के कारण वो क्या होता है? μ0/2π इंटू बहने वाली धारा I1 और बटे R, यही तो होता है। ठीक है, इंटू में डेल्टा L का डेल्टा L और साइन थीटा कितना बढ़ा था हमने कि दोनों के बीच के कोण है वो कितना है? 90। ठीक है, तो डेल्टा F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? μ0/2π है ना, और I1 I2 को ऐसा करके लिख लेते हैं I1 I2 बटे R और इंटू डेल्टा L, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी फाइनली यहाँ से हमें इस छोटे से पार्ट्स पर लगने वाला जो बल है वो मिल गया μ0/2πr I1 I2 डेल्टा L। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। μ0, इसको सही से लिख लेते हैं, μ0/2π I1 I2 डेल्टा L/R। अब देखो ये तो है छोटे से पार्ट AB पर। अगर हम बात करें तो संपूर्ण तार पर,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें संपूर्ण तार की, तो संपूर्ण तार पर बल या संपूर्ण तार पर लगने वाला बल, तो जो संपूर्ण तार पर लगने वाला बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब वो डेल्टा एफ ना होकर के एफ हो जाएगा। तो संपूर्ण तार के लिए जो एल है वो मतलब डेल्टा एल जो था वो छोटा सा क्षेत्रफल था, अगर हम संपूर्ण तार की बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल पूरा का पूरा एल हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण तार की लंबाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा μ0/2 पाई I1 I2 इंटू आर और इंटू यानी कि f बराबर आ गया μ0/2 पाई I1 इंटू I2 बटे में R और इंटू L। यहाँ I1 क्या है, पहले वाले तार में बहने वाली धारा, I2 क्या है, दूसरे वाले तार में बहने वाली धारा, L क्या है, जिस भी तार के लिए आप निकाल रहे हो उस तार की लंबाई, R क्या है, उन दोनों तार के बीच की दूरी, μ0 क्या है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है उसकी चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि वायु की चुंबकशीलता, और 2 पाई क्या है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो ये निकल गया भैया हमारा दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच में लगने वाला बल का व्यंजक। तो आइए अब देखते हैं चैप्टर का लास्ट व्यंजक क्या कह रहा है। लास्ट व्यंजक देखिए क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बलाघूर्ण का जो व्यंजक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इससे इस व्यंजक को शुरू करने से पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो माना एक धारावाही लूप है ए बी, अभी आप चित्र देखिए अपने स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है इसमें एक लूप दिखाई दे रहा होगा आपको ए बी, यानी कि किस तरीके से टिल्टेड रेखा सी दिखाई दे रही होगी, एक टिल्टेड हमारा धारावाही चालक दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में रखा हुआ है। अब आप इसके चारों तरफ लाइन देखिए जहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से चित्र में, उसके इस तरीके से पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, समांतर रेखाएं जो कि है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शा रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये 36 से थीटा कोण बन रहा है। 36 का मतलब है एक्स अक्ष से किसी एक रेखा से इस जो हमारा टिल्टेड है यानी कि टेढ़ा वाला जो हमारा ये हमारा टेढ़ा करके रखा हुआ हमारा जो धारावाही लूप है, ये क्या हो रहा है इस तरीके से एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है 36 कोण, उसको हमने थीटा बताया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इस लूप में एक समान वैद्युत चुंबकीय धारा आई प्रवाहित हो रही है, यानी कि इस पूरे के पूरे फंक्शन में एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है जिसको हम कैपिटल आई कह रहे हैं। अब इस कैपिटल आई यानी कि इसके कारण, इस धारा में होने वाले प्रवाह के कारण जो ये लूप है इसके दोनों सिरों यानी कि ए पर और बी पर क्या करने लगेगा, देखो धारा प्रवाहित हो रही है तो एक बल लगेगा, जाहिर सी बात है। अब बल क्या होता है, बल होता है आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है बल, आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा चूंकि एक्चुअली एक्स अक्ष के साथ बन चुका है तो हम थीटा को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे बल क्या कह रहे हैं, बल कह रहे हैं F बराबर हो गया आई बी एल। तो जो F1 होगा यानी कि A सिरे पर लगने वाला बल वो F1 हो गया, जो B सिरे पर लगने वाला बल है वो F2 हो गया। तो F1 बराबर भी आई बी एल और F2 बराबर भी आई बी एल, यानी कि A और B दोनों सिरों पर लूप के एक बल कार्य करेगा। ठीक है, अब ये जो बल है इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि अब ये जो बल होगा वो करेगा क्या, बेसिकली ये जो हमारा लूप है वो इस तरीके से रखा हुआ है टेढ़ा, ये जो लगने वाला बल है ये कोशिश करेगा कि ये जो हमारा लूप है वो इस तरीके से हो जाए कि इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि लूप आपके पास इस तरीके से रखा हुआ है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके पास इस तरीके से लिखी हुई है, पैरेलल है। तो जो बल लगेगा लूप के दोनों सिरों पर, ए और बी दोनों सिरों पर जो लगने वाला बल है ये कोशिश करेगा कि ये जो आपका लूप है ये आपका टिल्टेड ना होकर के इस तरीके से आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए, यानी कि ये जो कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ उस कोण को बेसिकली ये समाप्त करने का कार्य करेगा। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए बल लगेगा, बल से एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो वही बल युग्म का आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है उसी का हम लोग यहाँ पे व्यंजक करने वाले हैं। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, ए से बी के बीच में हमारा लूप है जिसकी लंबाई स्मॉल बी दे रखी है, कैपिटल बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ए और बी दोनों सिरों पर लगने वाला बल हो गया। अब देखो मैक्सवेल के नियम के अनुसार बल की दिशा होगी इनके लंबवत, यानी कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत। अब ये भी क्यों होती है, मैक्सवेल कह ले या फ्लेमिंग कह ले या कोई भी कह ले, ऐसा हो क्यों रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो हमारे बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्यों हो रही है, क्योंकि आपने सुना होगा भाई, देखो ध्यान से देखो, फ्लेमिंग का अगर मैं बाएं या दाएं हाथ के नियम की बात करूँ तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें ये वाली जो लाइन, ये वाली जो हमारी उंगली होती है तर्जनी उंगली क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा क्या दिखाता है, बल की दिशा को। आप देखो, आप ध्यान से, दोनों है तो एक दूसरे के लंबवत ना, अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है इसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का। तो वो अपने चित्र पे आ जाओ। पॉइंट नंबर ए जो है लूप इस तरीके से रखा हुआ है, अगर लूप का पॉइंट ये ए है यानी कि इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इस तरीके से, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो बल कहाँ जाएगा, बल जाएगा ऊपर। ध्यान से देखो, मैक्सवेल के नियम के अनुसार अगर चुंबकीय क्षेत्र ये उंगली दिखा रही है तो बल कौन सा दिखाएगा, बल अंगूठा दिखाएगा, और उंगली और अंगूठे के बीच में कितने का कोण होता है, 90 का। तो इसलिए आपने देखा हुआ है ए के पर जो बल लगा हुआ है उसकी दिशा आपने ऐसे ऊपर की तरफ लगाई हुई है, और अगर बी की बात करें तो बी में भी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो इसके लिए जो हमारा बल होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो बल अगर इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर जा रहा है तो बल कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। इसलिए आपने F2 की दिशा नीचे की तरफ लगाई हुई है, आई बी एल साइन।
सकते हैं। अब देखो एक चित्र, आप में इस चित्र को जरा ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, बी एंगल पे थीटा कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ। इस तरीके से ये जो क्षैतिज के साथ ये वाला जो कोण बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो इस थीटा के कारण हम एक चित्र बना रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं इस चित्र में से एक त्रिभुज कट करके आ गया। इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ आ गया हमारा, ये ए है, ये बी है, ये बीच बनने वाला कोण थीटा है, और ये हमने एक और पॉइंट बना दिया जो कि किसी बिंदु पर मिल रहा है, जो कि सी है। अब एक बार बताओ, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल हमेशा हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये कैसा कोण हो गया, कैसा त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है और समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी लगते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसी समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस लगाने हैं। फंक्शंस क्या, हम इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, आपने 10th में पढ़ा है कि लाल बटे कक्का होता है। इसमें लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होती है भाई लंब बटे कर्ण। अब इस वाले त्रिभुज की बात अगर मैं आपसे करूं तो इस वाले त्रिभुज में जो हमारा साइन थीटा है, इसके लिए लंब क्या होगा, देखो ये वाले ये भुजा अगर 90 डिग्री है तो लंब होगा AC, जाहिर सी बात है। और कर्ण की बात करें तो ये AB का जो पूरी लंबाई है ये हमारा कर्ण होगी, जिसकी वैल्यू स्मॉल b भी है। तो कर्ण की जगह आ जाएगा AB, यानी कि यहाँ मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि AC/b, यानी कि एक लाइन में मुझे पता चल गया कि इस त्रिभुज में लगने वाला साइन थीटा क्या होगा, AC/b के बराबर। तो देखो भाई साइन थीटा हमें मिल गया AC/b। यहाँ से मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ से मैं AC की वैल्यू ये नहीं निकाल सकता कि AC बराबर होगा B इंटू साइन थीटा के, होगा ना भाई। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप चित्र देखो, चित्र में से अगर मुझे इस चित्र में निकालना है बल आघूर्ण, जिसका हम व्यंजक निकालना है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल गुणा बल के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणा लंबवत दूरी, यही तो होता है ना। अब बल क्या लग रहा है, बल लग रहा है F1। देखो कुंडली पर इस तरीके से रखी हुई है ना, पहले वाले हिस्से पर F1, दूसरे वाले हिस्से पर F2। तो F1 गुणा बीच की जो दूरी है। अच्छा देखो मैं छोटा सा चित्र इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से बन रहा है, ये देखो ऐसे करके ये रखा हुआ है हमारा कोई ना कोई भी धारावाही चालक, इस तरीके से रखा हुआ है A और B बिंदु पर। बल एक बार ऊपर की तरफ लग रहा है और B पर नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसके बीच की जो लंबाई है, कह लीजिए इस चालक की जो दूरी है वो B है, A से B तक की दूरी। ठीक है, तो दूरी कौन सी हो गई भाई, तो इस वाले पॉइंट पर हमने C कहा था, तो यही तो लंबवत दूरी होगी ना, लंबवत दूरी यही तो 90 अंश का कोण में आ रही है, तो ये हो जाएगा इंटू AC। अच्छा, बल आघूर्ण होता है टाउ। अच्छा इस चित्र को थोड़ा सा मैं जरा साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाउ बराबर आ जाएगा F1 की जगह क्या होता है IBL। F1 किसके बराबर है भाई, IBL के, और इंटू AC की वैल्यू अभी निकल कर आई है B साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक लाइन देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा ये जो चालक था ना धारावाही AB, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक पूरी की पूरी कुंडली या पूरा का पूरा एक इसका पूरा सरफेस बना रहे हैं, मतलब इसको हम एक आयताकार रूप प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम इस आयताकार रूप प्रदान कर रहे हैं तो देखो ये चूंकि पूरा का पूरा इस तरीके से रखा हुआ है चालक, है ना, वही वाला चित्र मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैपिटल B इधर की तरफ है और उसमें रखा हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरे मार्कर का प्रयोग करता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ से दिख सके। तो देखो ये हमारा चालक हो गया A से लेकर के B वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आयताकार रूप प्रदान कर रहे हैं, तो हमने एक इसका इस तरीके से ले लिया भाई। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने एक और इधर ले लेते हैं और फिर इधर एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने पूरी का पूरा एक इसके लिए क्या बना दिया, हमने पूरा का पूरा इसके लिए एक हमने पूरा का पूरा इसके लिए क्या बना दिया भाई, हमने पूरा का पूरा इसके लिए एक आयताकार कुंडली बना दी। ठीक है, एक आयताकार चालक बना दिया हमने। अब एक बार बताओ, इसमें 4 पॉइंट आ गए AB, चलो इसका नाम ले लो DE। अच्छा अब आप बताओ, ये वाली अगर लेंथ B है, ये वाली लेंथ अगर B है, जो कि मैं कह रहा हूँ A से B के बीच की दूरी, तो ये A से D के बीच की दूरी इसकी चालक की लंबाई होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। होगी ना, बिल्कुल होगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इस चालक का आपको क्षेत्रफल निकालिए, तो ये आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल A की जगह क्या आ जाएगा, L इंटू B। बस ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब के माध्यम से। देखो हो क्या रहा है, सेम चित्र है, चित्र में बस क्या कर रहे हैं, जो हमने वो एक धारावाही चालक लिया था ना इस तरीके से, हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा का पूरा एक आयताकार चालक में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इसका दूसरी सरफेस भी ले रहे हैं, हम इसकी दूसरी सतह भी ले रहे हैं। तो जैसे इसकी पहली सतह हो गई B लंबाई की, तो दूसरी सतह क्या हो जाएगी, L लंबाई की। यानी अगर पहली सतह B है यानी कि इसकी चौड़ाई है, तो दूसरी सतह AD क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी A बराबर आ जाएगा L इंटू B के। यही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही बस मेन। देखिए अब इस जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, इसमें हम L इंटू B की जगह पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि होगा IBA, यानी कि इसका
क्षेत्रफल ए साइन थीटा। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आई, यानी बल आघूर्ण किस किस पर डिपेंड कर रहा है, बहने वाली धारा पर, चुंबकीय क्षेत्रफल, उस कुंडली के क्षेत्रफल पर, और थीटा को यानी कि बनने वाले कोण पर। अच्छा, अब इसके बाद मान लेते हैं कि अगर कुंडली में n फेरे हैं, तो माना n फेरे हैं, माना n फेरे हैं। अच्छा, किस में n फेरे हैं, तो माना धारावाही चालक में n फेरे हैं। ठीक है, माना n फेरे हैं धारावाही चालक में, धारावाही चालक में। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा आप, या कि माना धारावाही चालक में n फेरे हैं। तो अगर n फेरे हैं तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, n i b a साइन थीटा के। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा। जब आपको फेरों की संख्या दी गई होगी तो आप बल आघूर्ण के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और नया टर्म मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपने वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। तो जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका मान होता है कुंडली में फेरों की संख्या, बहने वाली धारा और उस कुंडली के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कैपिटल M से इसको दर्शाते हैं। कैपिटल M बराबर होता है n यानी कि फेरों की संख्या जिस भी कुंडली में है, I यानी कि बहने वाली धारा जिसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, A यानी कि उस कुंडली या उस धारावाही चालक का क्षेत्रफल। तो यहाँ से मैं NIA की जगह पे कैपिटल M कह दूंगा, तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M और B जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बची, और इनटू साइन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला आता है आपका टाउ यानी कि बल आघूर्ण का, टाउ बराबर MB साइन थीटा। अब देखो इसमें एक एंगल आ रहा है थीटा, तो थीटा एक बार मैक्सिमम भी होगा और एक बार मिनिमम भी होगा, यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण कब प्राप्त होगा भाई आपको, अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण आपको तब प्राप्त होगा जब आप थीटा का मान कितना रख दोगे साइन के लिए, 90 डिग्री। क्यों रखोगे 90, क्योंकि साइन 90 अधिकतम होता है जिसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर जो टाउ है वो रहेगा टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास M V साइन थीटा की जगह हो गया 90, तो बराबर टाउ मैक्स आ जाएगा M इंटू B। तो ये आपका अधिकतम बल आघूर्ण आ जाएगा इस कंडीशन में। यानी कि अगर आपको अधिकतम बल आघूर्ण चाहिए तो ये जो आपका धारावाही चालक इस तरीके से टिल्टेड रखा हुआ है, इसका ये वाला जो बढ़ने वाला कोण है आप इसको इस तरीके से रख दीजिए, यानी कि हमारा ये चालक है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे कर दीजिए, लंबवत कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप लंबवत कर दोगे तो जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम। अच्छा, अधिकतम के बाद एक कंडीशन ऐसे भी तो आएगी जब ये न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम बल आघूर्ण कब होता है भाई, न्यूनतम बल आघूर्ण का मतलब है जब थीटा न्यूनतम होगा और थीटा 0 पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा है या टाउ है वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो टाउ मिनिमम अगर आपको चाहिए तो क्या रख दो, टाउ मिनिमम के लिए M B साइन 0 को रख दीजिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आप यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर वो उसकी दिशा में आ जाएगा, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट के पढ़ाते हुए आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि जो ये लगने वाला बल है ये कोशिश कर रहा है कि जो ये आपका धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आ जाए। तो अगर वो आ जाएगा तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका व्यंजक है। तो ये था भाई आपका आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़े हैं 2 डेरिवेशन, जिसमें से पहला डेरिवेशन है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल, और दूसरा डेरिवेशन है कि अगर आपके पास एक धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लिखा गया हो तब उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आज हमने देखा है। तो ये 2 डेरिवेशन के साथ ही साथ आपके चैप्टर के सारे डेरिवेशन और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके डेरिवेशन हमने करे हैं, ये सारी की पूरी हमने सीरीज पढ़ी है वैद्युत चुंबकत्व की, जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका ये आज समापन हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके जरूर आएंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इन्हीं सारे फॉर्मूला और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो वो क्वेश्चन होंगे, और वो फॉर्मूला और वो क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है लेक्चर, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।